हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम बेगमों का बादशाह। आप 20 चैप्टर सुन चुके। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 21 की ओर। जानलेवा हमला। दीपक को देखते ही ध्रुव की हवा खराब हो गई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि निहाल जैसा ताकतवर शख्स दीपक जैसे किसी से हार जाएगा, और वो भी इतनी आसानी से कैसे हार गया। अभी कुछ देर पहले तो दीपक खूब पिट रहा था। ध्रुव सोचने लगा, क्या हुआ, क्या सोच रहा है। यही न कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं तेरे इस भाड़े के पहलवान से पिट रहा था, लेकिन अब अचानक बाजी कैसे पलट गई। दरअसल कुछ ऐसा हुआ बच्चे, मेरा तेरे गुर्गे से पिटना और बेहोश हो जाना तो बस मेरे नाटक का एक हिस्सा है, दीपक ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा। ध्रुव बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। इतने में निहाल को भी होश आया गया, और निहाल को देखते ही दीपक बोला, क्या हुआ, तेरे को मेरी बात पर भरोसा नहीं है। चल फिर ठीक है, एक और फाइट हो जाए। चल भेज अपने भाड़े के चूजे को। दीपक के इतना बोलते ही निहाल, मारो इसको और इतना मारना कि दोबारा कभी मेरे सामने नजर भी न उठा पाए, ध्रुव चिल्लाकर बोला। निहाल ये सुनते ही दीपक की तरफ मारने के लिए लपका। दीपक साइड हो गया। निहाल ने दूसरा हमला किया, दीपक ने वो भी डॉच कर लिया। बस इतना ही दम है, दीपक निहाल को चिढ़ाते हुए बोला, और निहाल के हर एक हमले से बच भी रहा था। निहाल का पारा हाई हो रहा था कि वो दीपक को एक भी पंच नहीं मार पा रहा है, और दीपक बहुत ही आसानी से उसके हर एक हमले से बच जा रहा है, लेकिन कैसे। निहाल ने मन में कहा, यार अब मैं बोर हो गया, अब खेलने का मूड नहीं है। ये कहकर दीपक ने उछलकर निहाल के सीने में एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का इतना जबरदस्त था कि निहाल की पसलियां टूट गई, और निहाल जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जा, वरना तड़प तड़प कर यही मर जाएगा, और तेरी जान मुसीबत में पड़ जाएगी, दीपक ने ध्रुव से कहा। ये कहकर दीपक अमन के साथ कैंटीन से निकला और अपने दोस्त के साथ कॉलेज से बाहर आ गया। कैंटीन में मौजूद तमाम लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि निहाल जैसा ताकतवर इंसान दीपक से कैसे हार सकता है, और ये वही दीपक है जो 2 साल पहले एक मामूली सा मोटा और भद्दा सा था, लेकिन आज ये ऐसा कैसे बन गया। दीपक अमन को अपनी कार के पास ले गया। अरे वाह, क्या बात है, ये कार तेरी है, अमन ने दीपक से कहा। हाँ यार, ये कार तेरे भाई की है, चल मैं आज तुझे कहीं ले चलता हूँ, दीपक ने अमन से कहा। और दीपक अमन को अपनी कार में बैठाकर ले गया। थोड़ी देर में दीपक की कार एल कॉलोनी में आकर रुकी। ये वही कॉलोनी है जहां पर दीपक ने धर्मपाल जी से घर खरीदा था। दीपक ने सबसे पहले अमन की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी, और उसे कहीं ले जाने लगा। यार दीपक, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, अमन ने झिझकते हुए कहा। अबे तू फिक्र मत कर, बस मेरे साथ चलता रह। दीपक ने अमन को एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना, दीपक ने अमन से कहा। यार तू कर क्या रहा है, अमन ने कहा। बस 2 मिनट और, दीपक बोला। चल अब तू अपनी आंखों की पट्टी खोल सकता है, दीपक ने कहा। क्या करता है यार दीपक, कर, ये कहते हुए जैसे ही उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमन। ये बर्थडे सॉन्ग सुनकर अमन को याद आया कि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि वो कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाता था, इसलिए उसे याद नहीं रहता था। एक बार उसने दीपक के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तब से दीपक को उसका बर्थडे याद था, लेकिन उसे खुद याद न रहा। उस रूम में अमन के माँ बाबा भी मौजूद थे, ताकि वो भी अमन को सरप्राइज दे सके। पूरा रूम बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था। दीपक ने अपनी जेब से एक चाबी का गुच्छा लेकर अमन के हाथ में रख दिया। ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, दीपक ने कहा। ये क्या है, अमन ने पूछा। ये इस घर की चाबी है, आज से ये घर तेरा है, दीपक ने अमन से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, वैसे भी तेरे 2 लाख रुपए का आज भी मेरे ऊपर कर्ज है, अमन ने कहा। उन 2 लाख को भूल जा, और ये कोई उधार नहीं है, बल्कि ये तेरा गिफ्ट है। ये घर मैंने तेरे लिए ही खरीदा है, दीपक ने कहा। बेटा इतना महंगा घर हम तुमसे नहीं ले सकते, अमन की माँ बोली। हाँ बेटा, हमारे गांव में हमारा घर मौजूद है, अमन के पिता भी बोले। देखिए माँ और बाबूजी, किसी को इतना नहीं कहलवाना चाहिए, दीपक बोला। दीपक के बहुत समझाने पर आखिरकार अमन और उसके माता पिता मान गए। चल अमन ठीक है, मुझे जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन अभी तो हम सब यहाँ मिले हैं, अमन ने कहा। मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ, आप सबको रेस्टोरेंट ले जाता हूँ खाना खाने के लिए, दीपक ने कहा। वैसे तू जा कहाँ रहा है, अमन ने पूछा। मैं अपने होटल रूम जा रहा हूँ, दीपक ने कहा। होटल रूम में क्यों, मैंने 2 महीने के लिए एक होटल रूम बुक कर रखा है और मैं वहां पर ही रहता हूँ।
चल ठीक है, मैं तुझे 2 घंटे बाद मिलता हूँ और हम शाम को साथ में डिनर करेंगे। और ये कहकर दीपक उस घर से बाहर निकल गया। दीपक अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था, तभी वो दिल्ली के एक चौक के पास से गुजरा। अचानक उसका फोन बजा और वो कार साइड में लगाकर फोन पर बात करने लगा। अचनाल न जाने से क्या हुआ और वो कार से बाहर निकल गया और फोन पर बात करने लगा और बात करते करते कुछ दूर निकल गया। दीपक बहुत जरूरी बात कर रहा था, इसलिए बात करते करते वो काफी आगे तक निकल गया, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी से काफी दूर चला गया। अचानक से कुछ लोग आए, उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। उन्होंने दीपक की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दीपक की गाड़ी का उन लोगों ने बुरा हाल कर दिया था। यस, मैंने मार दिया उसे, अब पूरे शहर को पता चल जाएगा कि अग्रवाल की ताकत क्या है, सुमित चिल्लाते हुए बोला। ये बचकाना काम था सुमित का, और उसके साथ थे उसके बिगड़े रईस दोस्त, जिन्होंने अभी नौजवानी में कदम रखा था। उन सबको लग रहा था कि गाड़ी में अभी भी दीपक मौजूद है और वो हमारे जानलेवा हमले से मारा गया। सुमित ने ये जानने की कोशिश भी न की कि गाड़ी में कोई है या नहीं, बस गोलियां चलाकर उसने माहौल खराब कर दिया था। और इतना करके वो गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अग्रवाल मैंशन में अनंत अग्रवाल अपनी बड़ी सी कुर्सी बार बैठकर शराब पी रहे थे। तभी अग्रवाल मैंशन का मेन गेट खुलता है और मैंशन के अंदर कुछ महंगी महंगी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से एक महंगी सी रोल्स रॉयल में से एक लड़का बाहर निकलता है। ये कोई और नहीं बल्कि सुमित है। पापा, मैंने उसे मार दिया, उसको मैंने खत्म कर दिया। ये कहते हुए सुमित अपने पापा के सामने आकर खड़ा हो गया। किसको खत्म कर दिया? अनंत ने सवाल किया। उसे, उस लड़के को जिसने मुझे और भैया को सबके सामने जलील किया था। ये सुनकर अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, मेरा छोटा बेटा अब बड़ा हो चुका है। सच बेटा? और ये सब तूने कैसे किया? अनंत ने खुश होते हुए सवाल किया। सुमित ने सारी बात बता दी। ये सुनकर अनंत का दिमाग खराब हो गया। नालायक, बिना सोचे समझे तूने इतना बड़ा कांड कर दिया और उसके बाद तूने इस बात की तसल्ली भी नहीं की कि गाड़ी में वो लड़का मौजूद है या नहीं। अनंत सुमित पर चिल्लाए। ये सुनकर सुमित को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी औलाद इतनी नालायक हो सकती है, मुझे नहीं पता था, अनंत ने गुस्सा होते हुए कहा। तभी अचानक किसी ने अग्रवाल मैंशन का दरवाजा एक लात में तोड़ दिया। अंदर मौजूद तमाम गार्ड्स को उसने चुटकियों में धूल चटा दी और घर के अंदर अनंत को हटाकर उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कौन था ये शख्स जिसने अग्रवाल मैंशन में आकर तबाही मचा दी? और क्या दीपक सबक सिखा पाएगा अनंत और उसके बेटों को? और क्या होगा जब दीपक की असलियत अनंत के सामने आएगी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22। 5 स्टार होटल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में आकर मेरे लोगों को मारकर और मुझे हटाकर मेरी ही कुर्सी पर बैठ गया। लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है, अनंत ने जमीन पर पड़े हुए गुस्से में उस शख्स से कहा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था। दीपक ने अनंत का गिरेबान पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। दीपक का थप्पड़ पड़ते ही अनंत को दिन में ही तारे नजर आ गए और वो समझ चुका था कि उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान कोई आम इंसान नहीं है। जो इंसान उसके पूरी तरह से ट्रेन्ड फाइटर्स को चुटकियों में हरा सकता है, वो कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। अनंत अग्रवाल, यही नाम है न तेरा? बहुत सुना है तेरे बारे में। सुना है कि तू दिल्ली का बहुत बड़ा डॉन है। तेरे लोग सबके सामने किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं और उन पर किसी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं होती। तू क्या समझता है, तू गुनाह करेगा तो तू बच जाएगा? तुझे क्या लगता है तुझे कोई सजा नहीं दे सकता? लेकिन इस बार तू और तेरे बेटों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अब मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं और कान खोलकर सुन ले। अगर तूने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे तेरे ही घर में जिंदा दफना दूंगा। दीपक ने गुस्से में अनंत की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। ये सुनकर अनंत की रूह कांप गई। कौन हो तुम? अनंत ने दीपक से पूछा। हालांकि उसे शक था कि ये शायद दीपक ही है, लेकिन वो पूरी तरह से पक्का नहीं था और वो ये भी सोच रहा था कि उसके बेटों ने जरूर इस इंसान को नाराज कर दिया होगा, इसलिए ही वो यहाँ पर आधम का। तू अभी इस हालत में नहीं कि तू मुझसे सवाल कर सके, दीपक ने अनंत से कहा। बता, तेरा छोटा बेटा कहाँ है? दीपक ने सवाल किया। मां, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अनंत ने डरते हुए कहा। एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरा छोटा बेटा तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। चिंता मत कर, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि उसकी हालत ऐसी कर दूंगा कि वो अपने मुंह से मौत मांगेगा। और अगर तूने या तेरे किसी अपने करीबी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा, दीपक ने अनंत को चेतावनी देते हुए कहा। दीपक कुर्सी से उठा और अग्रवाल मैंशन से बाहर निकल गया। दीपक ने वहां से टैक्सी ली और अमन के घर के लिए निकल गया। शाम के 7:30 बज चुके थे और उसने अमन और उसके माँ बाबा से वादा किया था कि वो उन सबको डिनर कराएगा। दीपक अमन के घर पहुंच गया था।
कहाँ था भाई तू? बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं, अमन ने कहा। चलो सब तैयार हो जाओ, दीपक सबसे बोला। क्यों? अमन से सवाल किया। याद नहीं है मैंने कहा था कि हम सब रात में डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे, दीपक ने सबको याद दिलाते हुए कहा। मगर बेटा, अमन की माँ कुछ बोलने ही वाली थी। अगर मगर कुछ नहीं, बस आप सब लोगों को जल्द से जल्द तैयार होकर चलना है, दीपक बोला। सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। दीपक ने सबके लिए टैक्सी कली और वहां से चले गए। 1 घंटे के बाद उनकी टैक्सी एक आलिशान 5 स्टार होटल के बाहर खड़ी थी। आप लोग अंदर चलिए, मैं टैक्सी का पेमेंट करके आता हूं, दीपक ने सबसे कहा। दीपक ने टैक्सी का पेमेंट किया और होटल की तरफ जाने लगा, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। दीपक ने फोन उठाया। कौन बोल रहा है? दीपक ने फोन पर कहा। मैं सुप्रिया बोल रही हूँ, सुप्रिया बंसल, दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। कौन सुप्रिया? दीपक ने सवाल किया। मैंने आपको BMW के शोरूम में देखा था, मैं ध्रुव के साथ आई थी, दूसरी तरफ से सुप्रिया ने कहा। हम बताइए आपको मुझसे क्या काम है? दीपक ने कहा। वो दरअसल मुझे आपसे मिलना था, आज रात आप फ्री हो? दूसरी तरफ से सुप्रिया ने कहा। आज रात मैं किसी के साथ डिनर पर आया हूं, दीपक ने कहा। ठीक है फिर मैं आपसे कल मिलती हूं, कहकर उसने फोन काट दिया। दीपक ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और होटल की तरफ चल दिया। जब दीपक होटल के गेट पर पहुंचा तो वहां अमन, उसकी मां और उसके बाबा जमीन पर बैठे हुए थे और उनके चेहरों पर मार के निशान थे, किसी ने उन्हें बहुत मारा था। दीपक ये देखते ही उनके करीब गया और उन्हें जमीन से उठाने लगा। क्या हुआ अंकल आंटी अमन? दीपक ने घबराते हुए उनसे पूछा। तभी किसी ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। दीपक ने मुड़कर देखा तो वहां पर 50 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स थे। उन सब बॉडीगार्ड्स ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। दीपक उन सबको गुस्से में देख रहा था। बेटा हमारी कोई गलती नहीं है, अमन की मां ने रोते हुए कहा। क्या हुआ था? दीपक ने सवाल किया। हम सब लोग अंदर जा रहे थे, तभी ये आदमी तेजी से आया और मुझसे टकरा गया। इंसानियत के तौर पे मैंने इससे माफी भी मांगी, लेकिन बदले में इसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर इन सब ने मिलकर हमें बहुत मारा। दीपक गुस्से में उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे अंकल आंटी पर हाथ उठाया? दीपक ने दांत पीसते हुए कहा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी की इतनी औकात कि तू मुझसे जबान लड़ाएगा? तेरा भी मैं वैसा ही हाल करने वाला हूं, जैसा मैंने इस बुढ़े का किया है। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं तुझे, सारी गलती तुम गरीबों की ही है। हमेशा हम अमीरों के सामने आ जाते हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मैं ऐसे ही अपने पैरों तले रौंदता हूं, वो आदमी बोला। होटल में मौजूद तमाम लोग यही तमाशा देख रहे थे। वो आदमी आगे कुछ कहता इससे पहले ही दीपक ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो आदमी उड़ता हुआ 20 मीटर दूर जाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। इतने में उसके बॉडीगार्ड दीपक को मारने के लिए आगे बढ़े। दीपक ने उन सबको कुछ ही पलों में धूल चटा दी। दीपक 2 बार उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। वो उस आदमी को जान से मार देना चाहता था। रुक जाओ! इतने में किसी की जोरदार आवाज आई। दीपक ने मुड़कर देखा, ये होटल का मैनेजर प्रकाश था। तुमने हमारे रेगुलर कस्टमर के साथ बदतमीजी की है, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मैनेजर प्रकाश ये कहते हुए दीपक की तरफ बढ़ा। आपने जो यहाँ पर तोड़ फोड़ की है और हमारा नुकसान किया है, आपको इसका हर्जाना देना होगा। दीपक उसे भी घूर कर देख रहा था। दरअसल वो मैनेजर दीपक और उसके साथ आए हुए अमन और उसके माता पिता को गरीब समझ रहा था और वो सोच रहा था कि अगर उसका रोजाना का कस्टमर यहाँ से नाराज होकर चला गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये गरीब लोग कौन सा रोज रोज आते हैं, इसलिए इनके लिए वो अपने रोजाना के कस्टमर को नाराज नहीं कर सकता। हालांकि वो जानता था कि इस सारे हंगामे का असल जिम्मेदार वही बूढ़ा आदमी है जिसे दीपक ने एक मुक्के में बेहोश कर दिया था। अब आगे क्या होगा? क्या दीपक दिला पाएगा अमन के माता पिता को इंसाफ? क्या वो बूढ़ा आदमी दीपक के सामने घुटने टेकेगा या वो दीपक को सबक सिखाएगा? जानने के पड़िए इस कहानी अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23। होटल का नया मालिक। जब ये बुढ़ा मेरे दोस्त और उसके माता पिता को बुरी तरह से पीट रहा था, तब आपको दिखाई नहीं दिया था कि होटल में नुकसान हो रहा है या नहीं, और जब मैंने उसको पलटकर जवाब दिया तो आपको सिर्फ मेरी गलती दिखती है, दीपक ने मैनेजर से कहा। वो सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर औकात न हो किसी बड़े होटल में खाना खाने की तो उस होटल के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे जैसे फटीचर और गरीब लोग ही इस तरह से होटलों का माहौल खराब करते हैं, मैनेजर ने तिरस्कार से दीपक और उसके साथ आए हुए लोगों को देखते हुए कहा। ये सुनते ही दीपक का खून खौल गया और उसने मैनेजर का गिरेबान पकड़ लिया। मैनेजर की आंखों में बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ का नुकसान भरो और निकल जाओ इस होटल से, और दोबारा अगर इस होटल के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, मैनेजर प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा।
अचानक दीपक के मन में कुछ ख्याल आया और उसने मैनेजर का कॉलर छोड़ दिया। 2 घंटे बाद, अब से ठीक 2 घंटे बाद तुझे अफसोस होगा कि तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, दीपक ने मैनेजर को चुनौती देते हुए कहा, और अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर उसने मैनेजर के मुंह पर मार दिया। ले, तेरा जो भी नुकसान हुआ है इस कार्ड से ले ले। मैनेजर ने वो कार्ड एक गार्ड को दिया और उसके कान में कुछ कहा। वो गार्ड दीपक का कार्ड अंदर ले गया और 5 मिनट बाद वापस आया। उसने वो कार्ड मैनेजर को वापस दे दिया और मैनेजर ने वह कार्ड दीपक को वापस कर दिया। दीपक सबको लेकर वहां से चला गया। दीपक ने अमन को कुछ पैसे दिए और उससे कहा, सॉरी यार अमन, आज मैं तुम सबको 5 स्टार होटल में खाना खिलाने नहीं ले जा सका। तू एक काम कर, ये पैसे ले और अंकल आंटी को किसी बढ़िया से होटल में खाना खिला दे। और तू हमारे साथ नहीं आएगा? अमन ने सवाल किया। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आता हूँ कुछ देर में, दीपक ने ये कहकर अमन और उसकी फैमिली को एक टैक्सी में भेज दिया। दीपक ने अपना मोबाइल निकाला और उसने धर्मपाल जी को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ से, क्या हाल है सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? धर्म जी, मुझे होटल ब्लू शाइन खरीदना है, मुंह मांगी कीमत पर, देवक ने फोन के इस तरफ से कहा। ये सुनकर धर्मपाल जी शॉक्ड हो गए। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको पता है सर उसकी कीमत कितनी है? धर्मपाल जी ने कहा। वो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वो होटल चाहिए किसी भी कीमत पर, दीपक ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। ठीक है सर, ठीक है, मैं 1 घंटे में आपको फोन करता हूँ, ये कहकर धर्मपाल जी ने फोन काट दिया। अगर इस होटल का सौदा सफलतापूर्वक हो गया तो मुझे कम से कम 50 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आदमी होटल खरीद पाएगा, फिर भी मुझे ट्राई करने में क्या जाता है, धर्मपाल जी ने मन में सोचते हुए कहा। 1 घंटे बाद, उस होटल के मालिक से मेरी बात हो गई है और वो अपने 400 करोड़ में बेचना चाहता है, धर्मपाल जी ने कहा। ठीक है, आप उस होटल के कागज रेडी करवाइए और मुझे आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, मैं उसमें पैसा ट्रांसफर करवाता हूँ। कुछ देर बाद धर्मपाल जी ने अपना बैंक अकाउंट दीपक को भेज दिया और दीपक ने बैंक में जायसवाल जी को फोन करके उस अकाउंट में 400 करोड़ ट्रांसफर करवा दिए। आधे घंटे बाद दीपक और धर्मपाल जी उस होटल के बाहर ही खड़े थे। होटल ब्लू शाइन में मैनेजर प्रकाश के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। जी सर, प्रकाश ने फोन रख दिया। पूरे स्टाफ में ये बात फैल जाती है कि होटल बिक चुका है और नया मालिक किसी भी समय यहां आता ही होगा, उसके स्वागत के लिए एक स्पेशल रूम खुलवाया जाए। दीपक और धर्मपाल जी होटल के अंदर जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस होटल में आने की? सिक्योरिटी मैनेजर प्रकाश ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। मैं यहाँ तुझे तेरी गलती की सजा देने आया हूँ, मैंने कहा था ना कि ठीक 2 घंटे के बाद तुझे महसूस होगा कि तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, दीपक ने मैनेजर की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी की औकात नहीं है कि तू इस होटल में कदम भी रखे, चुपचाप यहाँ से चला जा, यहाँ हमारे होटल के नए मालिक आने वाले हैं, वो मैनेजर दीपक को उंगली दिखाते हुए बोला। मैनेजर प्रकाश की ये बात सुनकर दीपक और धर्मपाल जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी होटल के बाहर एक मर्सिडीज कार आकर रुकी और उनमें से एक 60 साल का बूढ़ा आदमी बाहर निकला और होटल के गेट से होटल के अंदर आया। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही रोबीला था, 6 फीट हाइट, चौड़े कंधे, दाएं हाथ में एक छड़ी, चमकता हुआ चेहरा, सफेद घुंघराले बाल और महरूम रंग का एक बंद कोट पहने हुए था। उस बूढ़े आदमी का नाम था जसपाल सिंह। जसपाल सिंह दिल्ली के होटल चेस के मालिक हैं, यानी उनके दिल्ली में बहुत सारे होटल्स हैं। हालांकि ये ब्लू शाइन होटल जसपाल सिंह जी ने अभी कुछ वक्त पहले ही बनवाया था। होटल काफी अच्छा चल रहा था और जब धर्मपाल जी उनके सामने उनके होटल को खरीदने का प्रस्ताव लेकर आए तो उनका इरादा नहीं था इसे बेचने का, लेकिन जब उन्होंने सुना कि इस होटल को खरीदने वाला इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है तो उन्होंने इसकी कीमत 400 करोड़ लगा दी। हालांकि वो बहुत सारे होटल्स के मालिक हैं और एक होटल के बिकने पर उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात पर हुई कि उन्होंने अपने इस होटल को बनाने में महज 250 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे और उन्हें सीधे 150 करोड़ का फायदा हुआ था। दिल्ली में कोई ऐसा भी है जो मुंह मांगी कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदना जानता है? जसपाल सिंह जी को ये खूबी पसंद आई और वो दीपक से मिलने के लिए अपने होटल आ गए। जसपाल जी को देखकर वो मैनेजर भागते हुए उनके पास आया। सर, ये प्रकाश अपनी बात कहता उससे पहले ही जसपाल सिंह जी दीपक की तरफ इशारा करते हुए बोल, आज से ये इस होटल के नए मालिक हैं, अब से 1 घंटा पहले ही इन्होंने ये होटल खरीद लिया है। ये सुनकर प्रकाश के होश उड़ गए, उसके माथे पर पसीना आ गया, उसका गला सूखने लगा। अचानक उसे दीपक की कही हुई बात याद आई, ठीक 2 घंटे बाद तुझे ये महसूस होगा कि तूने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। प्रकाश सदमे में आ गया। अब क्या होगा? क्या प्रकाश माफी मांगेगा दीपक से या फिर दीपक उसे होटल से बाहर फेंक देगा?
या फिर दीपक उसे सजा देगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24। दिलदार दीपक। प्रकाश को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत ही ऊंची शख्सियत को नाराज कर दिया था, और वो भी सिर्फ उस बुढ़े की वजह से। वो बुढ़ा नाराज होता तो सिर्फ उसके होटल में आना बंद कर देता, लेकिन ये आदमी जिसने ये होटल खरीदा है, ये चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल सकता है, प्रकाश ने दीपक की तरफ देखते हुए सोचा। और इससे पहले ये मुझे नौकरी से निकाले, इसके पैरों में गिरकर माफी मांग ले प्रकाश। प्रकाश ये सोचते हुए दीपक के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और ये कहते हुए वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। तुम अगर गलती करते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने एक ऐसे इंसान का साथ दिया जिसने मेरे दोस्त के माता पिता का अपमान किया, उन पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और सजा के तौर पर मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटाता हूँ, और कल से तुम इस होटल के गेट कीपर हो। दीपक ये कहकर धर्मपाल जी और सतपाल जी के साथ होटल के अंदर चला गया। होटल के एक वीआईपी रूम में एक बहुत ही आलीशान डाइनिंग टेबल तरह तरह के खानों से सजा हुआ था। दीपक ने सबके साथ डिनर किया, और डिनर करने के बाद वो होटल से अपने रूम पर चला गया। अगली सुबह वो तैयार होकर सबसे पहले अमन के घर पहुंचा। चल भाई तैयार हो जा, तुझे कहीं लेकर चलना है। अंकल आंटी आप भी तैयार हो जाइए, आज मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज है बेटा? अमन की माँ बोली। अगर बता दूंगा तो ये सरप्राइज कैसे रहेगा आंटी? दीपक ने कहा। दीपक सबको उसी होटल में ले आया जहां उनकी बेइज्जती हुई थी। ये देखकर अमन की मां घबरा गई। बेटा तुम दोबारा हमें यहाँ क्यों ले आए? अमन की मां ने घबराते हुए कहा। हाँ बेटा, अगर वहां पर वही आदमी मौजूद हुआ तो इस बार वो हमें खूब अपमानित करेगा, अमन के पिताजी ने कहा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल आंटी, आज से कोई भी आप पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये कहकर दीपक उन सबको होटल के अंदर ले गया। जब अमन और उसके माता पिता होटल के अंदर जा रहे थे, तब वहां पर उन्होंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये तो वो मैनेजर है। होटल में आपका स्वागत है। प्रकाश ने सर झुकाकर सबका स्वागत किया। सब लोग अंदर आ गए। अब बता क्या बात है? अमन ने दीपक से पूछा। दीपक ने अमन के हाथ में कुछ कपड़े दिए। ये ले कपड़े और कमरे में जाके इन्हें पहन के आ, दीपक ने कहा। अब ये सब क्या है? अमन ने कहा। अमन थोड़ी देर बाद अमन वो कपड़े पहन कर आया। ये कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पिछली रात प्रकाश ने पहने थे। यार भाई तू कर क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अमन ने कंफ्यूज होते हुए कहा। सरप्राइज ये है कि आज से तू इस होटल का मैनेजर है, दीपक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। क्या यार अपने दोस्त से मजाक करता है? अमन ने कहा। बेटा क्यों हम गरीबों से मजाक करता है? दीपक के पिता ने कहा। नहीं अंकल मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल रात मैंने ये होटल खरीद लिया, दीपक बोला। ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। क्या बोल रहा है? अमन बोला। भाई मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? रुक, दीपक ने कहा। हे दरबान यहाँ आओ, दीपक ने प्रकाश को आवाज देकर बुलाया। जी सर, प्रकाश ने सर झुकाकर कहा। इन सबको बताओ कि इस होटल का मालिक कौन है? दीपक ने प्रकाश से कहा। सर यही इस होटल के मालिक हैं, कल रात इन्होंने ये पूरा होटल खरीद लिया, प्रकाश ने कहा। ये सुनकर तो अमन को जैसे चक्कर आ गए। आज से तू इस होटल का मैनेजर है और तेरी सैलरी 2 लाख रुपये महीना, दीपक ने मुस्कुराकर कहा। 2 लाख सुनकर अमन हैरान हो गया। अमन एक जनरल स्टोर में काम करता था और वहां पर उसे 15,000 रुपये महीने के मिलते थे, और उन्हीं पैसों से अमन अपने घर का खर्च और अपने कॉलेज की फीस देता था, जिस वजह से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। लेकिन दीपक की ये बात सुनकर अमन के दिल में दीपक की इज्जत कई गुना बढ़ गई। पहले उसने अमन को एक घर गिफ्ट किया और आज उसने अपने होटल में मैनेजर की पोस्ट दी। वाकई में दीपक बहुत दिलदार है। अंकल आंटी आज आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आज रात में हम सब मिलकर इसी होटल में साथ में डिनर करेंगे। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है और मैं जा रहा हूँ, ये कहकर दीपक वहां से जाने लगा। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। क्या हुआ भाई, कहीं तू मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा? दीपक ने मजाक करते हुए कहा। पहले तो ये बता कि तूने ये होटल कितने का खरीदा? इतना आलीशान होटल है, ये कम से कम 20 से 30 करोड़ का तो होगा ही, अमन ने ऐसे ही अनुमान लगाते हुए कहा। 400 करोड़ में खरीदा ये होटल, दीपक ने कहा। ये सुनकर तो अमन जैसे खड़े से गिरने वाला था। 400 करोड़, ये कहते हुए अमन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अमन को ये तो मालूम था कि दीपक के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इतना सारा पैसा होगा ये वो नहीं जानता था। तू ये बता कि इतना सारा पैसा तेरे पास आया कैसे? अमन ने सवाल किया। यार लगता है तुझे सब सच बताना ही पड़ेगा, दीपक बोला।
वो जब प्रिंसिपल सर ने मुझे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। दीपक ने अमन को तब से लेकर जुंगा कबीले से वापस आकर यहाँ होटल खरीदने तक जो जो हुआ सब बता दिया। ये सुनकर अमन को जैसे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू जरूर मुझे कोई कहानी सुना रहा है, अमन ने शक करते हुए दीपक से कहा। यार अमन तेरे को दोबारा यकीन दिलाना पड़ेगा। ये कहते हुए दीपक कमरे के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने गले से इक्के को निकाला और उसको किनारों से पकड़ा और अचानक दीपक का रूप बदल गया। दीपक तो पहले से ज्यादा हैंडसम, टॉल और मजबूत शरीर वाला बन गया था। अमन ये देखकर शॉक्ड हो गया था। यार तू तो सच बोल रहा है, तू इतने ताकतवर कबीले का सरदार है, तू खुद इतना ताकतवर है, कुदरत ने तुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। दीपक वापस वैसे ही अपने रूप में वापस आ गया और वो अपने गले में पड़े हुए इक्के को अपने हाथ से सहला रहा था। तभी अचानक उसने 2 बार इक्के पर टैप किया। अचानक बहुत सारा धुआं दीपक के इक्के से निकलने लगा। अचानक पूरे कमरे में धुआं धुआं फैल गया। हालांकि इस बात से दीपक भी हैरान था कि क्या हो रहा है। तभी उस कमरे में एक आवाज गूंजी जिसे दीपक बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। लेकिन अमन की तो हवा खराब हो गई। ये किसकी आवाज थी? अचानक से दीपक के रूम में कौन आ गया था? कहीं दीपक और अमन की जान को खतरा तो नहीं है? और अगर खतरा है तो कैसे बचा पाएगा दीपक अपने दोस्त को? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 25। सुब्रमण्यम फिर से। चारों तरफ धुआं फैल गया था। दीपक को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, सुब्रमण्यम। अमन डर से चिल्लाया, ये तो एक जिन है, बोतल से निकला जिन। दीपक भाग, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएगा। अबे डर मत, ये मेरे ही साथ है, दीपक ने अमन को पकड़ते हुए कहा। जब अमन ने ये सुना तो शांत हो गया। क्या ये तेरे साथ है? मुझे लगा आज तो गई गाड़ी हमारी, अमन बोला। तो अब तक तुम मेरे लॉकेट में छुपकर बैठे थे। मुझे लगा शायद तुम उस पेंटिंग से आजाद होने के बाद दोबारा मुझसे मिलने नहीं आओगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम हर वक्त मेरे ही साथ थे। अब मेरी किस्मत आपकी किस्मत से जुड़ गई है हुकुम, सुब्रमण्यम बोला। यहाँ तुम मुझे हुकुम नहीं बोलोगे, बल्कि यहाँ पर मेरा नाम दीपक है, तुम मुझे दीपक ही कहकर पुकारना। जो हुकुम। सुब्रमण्यम आगे कुछ कहता। दीपक, दीपक नाम है मेरा, दीपक आंखें बड़ी करते हुए बोला। ठीक है दीपक, सुब्रमण्यम बोला। एक काम करो सुब्रमण्यम, तुम वापस इस लॉकेट में आ जाओ वरना किसी को तुम पर शक हो जाएगा, दीपक बोला। ठीक है दीपक, और ये कहते हुए सुब्रमण्यम वापस दीपक के लॉकेट में आकर बैठ गया। अमन, आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है, दीपक अमन से बोला। अमन अपनी जगह पर आ गया और उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी था। दीपक होटल के गेट पर आया तभी अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, कौन बात कर रहा है? दीपक ने फोन के इस तरफ से बोला। हेलो, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ, आज आपसे मिलना था मुझे, आज रात में डिनर पर मिले। यार ये लड़की तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है, और मेरा अमन और उसकी फैमिली के साथ डिनर का प्लान था, ये कहां से बीच में आ गई। एक काम करता हूँ, इसे कल का टाइम देता हूँ, लेकिन ये क्यों मिलना चाहती है ये वजह तो मालूम पड़े, दीपक ने सोचते हुए कहा। सुप्रिया ने दूसरी तरफ से कहा, आज रात में मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करते हैं, आज लंच पर मिलते हैं, तुम आज दोपहर 2 बजे होटल ब्लू शाइन में आकर मिलो, दीपक ने कहा। ठीक है। दूसरी तरफ से ये कहकर सुप्रिया ने फोन काट दिया। सुप्रिया मन ही मन में मुस्कुराने लगी। दोपहर लंच में सुप्रिया दीपक को मिलने आई। उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, पैरों में हाई हील, और देखने में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर के लिए दीपक की नजर उस पर टिक गई। दीपक खड़ा हुआ और उसने सुप्रिया के लिए कुर्सी खींची। सुप्रिया उस कुर्सी पर बैठ गई। थैंक यू, सुप्रिया ने मुस्कुराकर कहा। दीपक वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। दीपक ने खाना ऑर्डर किया। तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? दीपक ने सवाल किया। वो दरअसल, सुप्रिया बोलते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी। मैं आपसे बस ऐसे ही मिलना चाहती थी, सुप्रिया ने एकदम कहा। अच्छा जी, दीपक ने मुस्कुराकर कहा। शायद ये बताना नहीं चाहती कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, कोई बात नहीं, मैं भी इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा, दीपक ने मन में कहा। लंच करने के बाद सुप्रिया ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, दीपक ने कहा, और वो सुप्रिया के साथ बाहर की तरफ जाने लगा। वैसे आपसे एक बात पूछूं? दीपक ने सवाल किया। पूछिए, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? दीपक ने सवाल किया। वो आपका नंबर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया, सुप्रिया ने थोड़ा झेंपते हुए कहा। हालांकि दीपक उसे देखते ही समझ गया था कि वो असली बात छुपा रही है, फिर भी उसने ज्यादा नहीं पूछा क्योंकि बात इतनी बड़ी थी नहीं, और नंबर किसी का किसी के पास भी हो सकता है।
वैसे सुप्रिया ने दीपक के बारे में काफी जानकारी जुटाई थी, क्योंकि जब उसने पहली बार BMW कार के शोरूम में सबसे महंगी कार खरीदते हुए देखा था तब से वो दीपक की दीवानी हो गई। और कुछ दिन पहले कॉलेज कैंटीन में दीपक ने ध्रुव के पालतू निहाल सिंह को हराया था, तब से तो सुप्रिया के साथ साथ उसकी सहेलियां और कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां दीपक की दीवानी बन गई। सुप्रिया अपनी कार से आई थी और कार में बैठकर वो वापस चली गई। दीपक होटल में वापस आ गया और वो अब इसी होटल में रहने लगा था। रात में दीपक ने एक प्राइवेट रूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजवाया और अमन और उसके माता पिता के साथ डिनर किया। अमन और उसके माता पिता ने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था, और अब तो वो रोजाना खाने वाले थे, क्योंकि उनका बेटा होटल का मैनेजर जो बन गया था और उसकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए जो थी। अगली सुबह, दीपक ये ले तेरी कार की चाबी, अमन ने दीपक से कहा। दीपक ने अमन से कार की चाबी ली और अपने रूम में वापस चला गया। दीपक तैयार होकर बाहर आया और अपनी कार में बैठकर निकल गया। कार चलाते हुए उसने देखा सामने से कुछ लड़कियां लिफ्ट मांग रही हैं। दीपक ने मदद करने के इरादे से उनके पास कार रोक दी। सर प्लीज सर, हमारी कार खराब हो गई है, आप हमें आगे तक छोड़ दीजिए, एक लड़की बोली। ठीक है, अंदर आइए, दीपक ने कहा। दीपक ने देखा ये उसी के कॉलेज की लड़कियां हैं, उनमें से एक तृप्ति भी थी। तृप्ति ने जैसे ही दीपक को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन तृप्ति को देखते ही दीपक को वही सब याद आ गया जो तृप्ति और शरद ने उसके साथ किया था। हालांकि दीपक ने शरद को बॉक्सिंग रिंग में अच्छा सबक सिखा दिया था, लेकिन फिर भी जो आग उसके दिल में तृप्ति की वजह से लगी थी वो शायद कभी न बुझे। अब जब उसने कार रोक ली तो वो अब उन सब लड़कियों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वो 3 लड़कियां थी और वो सब दीपक की कार में ही बैठ गई। दीपक के बराबर वाली सीट पर तृप्ति की सहेली नेहा बैठ गई और तृप्ति पीछे वाली सीट पर अपनी एक सहेली पूनम के साथ बैठ गई। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दीपक ने सवाल किया। वो दरअसल हम लोग ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई इसलिए दिक्कत हो गई। हालांकि नेहा झूठ बोल रही थी और ये बात दीपक ने नोटिस कर ली थी कि वो झूठ बोल रही है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद दीपक ने उन लड़कियों को एक कॉलोनी के गेट पर छोड़ दिया। दीपक तो वहां से चला गया, लेकिन तृप्ति के दिल में हलचल पैदा हो गई थी। बाहर से तो कोई नहीं जानता, लेकिन अंदर अपने दिल से तृप्ति दीपक को चाहने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी सहेली नेहा ने उसकी ये बात नोटिस कर ली। क्या हुआ तृप्ति, तुम रो क्यों रही हो? नेहा ने तृप्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, ये कहते हुए तृप्ति ने आने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी नजर अभी भी वहीं थी जहां से दीपक अपनी कार लेकर गया था। पूनम ने ये देखा और सोचने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। हो न हो तृप्ति का उस कार वाले लड़के से कोई न कोई तो कनेक्शन है, या शायद उस लड़के ने हमारी तृप्ति को परेशान किया होगा, इसलिए ही तृप्ति रो रही है। मुझे ये पता लगाना होगा। दीपक ने कार अपनी फैक्ट्री के आगे रोक दी। अब क्या होगा? दीपक क्यों आया था अपनी फैक्ट्री? और क्या पूनम दीपक और तृप्ति के बीच के कनेक्शन के बारे में पता लगा पाएगी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26। ये मेरी प्रॉपर्टी है। दीपक की कार उसकी फैक्ट्री के सामने आकर रुकती है। दीपक अपनी कार से उतरता है और अंदर फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में सुधाकर और लकी मौजूद थे और उनके सामने कुछ 5 लोग बैठे थे, जिनमें 4 लोग तो शरीफ दिख रहे थे, लेकिन उनमें से 5वां बंदा किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। उसने काले रंग का पठानी सूट पहन रखा था। वो पूरी तरह से गंजा था और उसके चेहरे पर एक कट का निशान था और उसका नाम दिलदार खान था। गुंडागर्दी की दुनिया में उसे बुलेट भाई के नाम से जाता है। उन सब लोगों के सामने टेबल पर ब्लैक कलर के 4 बाइक्स रखे थे, जिनमें ढेर सारे पैसे थे और साथ में कुछ पेपर्स भी रखे थे। ले भाई सुधाकर, ये सारा पैसा तेरा और तू इन पेपर्स पर साइन कर दे ताकि हम लोग इस फैक्ट्री के मालिक बन सके, बुलेट भाई ने सुधाकर से कहा। इतना सारा पैसा देखकर सुधाकर का दिमाग चकरा गया था। इतना तो सुधाकर ने अब तक फैक्ट्री में कमाया भी नहीं था। सुधाकर ने पेन उठाया और पेपर्स पर साइन करने ही वाला था, इतने में किसी की जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। ये फैक्ट्री बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये आवाज दीपक की थी और दीपक ने ये बात सुधाकर को देखते हुए बोली। आज पूरे 10 दिन हो चुके थे जिसकी दीपक ने सुधाकर को मोहलत दी थी। 10 दिन पूरे होने पर दीपक सुधाकर से अपनी फैक्ट्री छीनने वाला था। दीपक को देखते ही सुधाकर का गला सूख गया। इस मुसीबत को भी अभी ही आना था, लकी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी ये बात बुलेट भाई ने सुन ली। कौन है ये? बुलेट ने लकी से पूछा। ये मुसीबत है, 2 साल पहले ये गायब हो गया था, हमें लगा शायद मार गया, लेकिन अब से 10 दिन पहले 2 साल के बाद ये लौटकर आया और इसने आते आते ही तबाही मचाना शुरू कर दी, लकी गुस्से में बोला। ये है कौन? बुलेट भाई ने कहा। ये मेरा सौतेला भाई है। ये कहकर लकी चुप हो गया। अचानक लकी को कुछ याद आया और उसने बुलेट भाई से कहा, बुलेट भाई एक बात और है, आपके बड़े भाई काला भाई को भी इसी ने मारा था। ये सुनते ही बुलेट भाई गुस्से में तमतमा गया।
बुलेट भाई खड़ा हुआ और दीपक के सामने जाकर खड़ा हो गया। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, दीपक ने बुलेट भाई से कहा। ये तेरा मामला नहीं है, शराफत से मेरे सामने से हट जा वरना आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, दीपक ने दोबारा बुलेट भाई से कहा, लेकिन बुलेट भाई की आंखों से तो अंगारे नजर आ रहे थे। तूने मेरे भाई को मारा था, तेरी वजह से मेरा भाई कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला, मेरे भाई के अपने लोगों के सामने ही तूने मेरे भाई को बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से शर्मिंदा होकर उसने खुद को घर में कैद कर लिया, बुलेट भाई ने दांत पीसते हुए कहा। तो मैं क्या करूं, तेरे भाई ने खुद को घर में बंद कर लिया है, मैं क्या उसे खींचकर बाहर निकालूं, दीपक ने आंखें तरेरते हुए कहा। वैसे तेरा भाई है कौन, दीपक ने सवाल किया। मेरा भाई वही है काला भाई जिसे तूने पिछली बार इसी फैक्ट्री में जलील किया था, बुलेट भाई ने कहा। ओह, तो वो मनहूस तेरा भैया था, आखिर मनहूस का भाई मनहूस ही होगा। ये सुनकर तो बुलेट भाई का खून लावे की तरह उबलने लगा। बुलेट भाई ने दीपक के मुंह पर मुक्का मारना चाहा लेकिन दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तेरे भाई के गुंडे और खुद तेरा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, दीपक ने बुलेट भाई की आंखों में देखते हुए कहा, और ये कहते हुए दीपक ने बुलेट भाई का हाथ तोड़ दिया। बुलेट भाई की चीख निकल गई और दीपक ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी। बुलेट भाई उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। और किसी को अपनी हड्डियां तुड़वानी है तो मेरे सामने आए, दीपक ने दहाड़ते हुए कहा। दीपक टेबल के पास गया और उसने वो पेपर्स जो बुलेट भाई ने बनवाए थे फाड़ दिए और अपनी जेब से नए पेपर्स निकालकर सुधाकर के सामने रख दिए। साइन करो इन पेपर्स पर, साइन करो, दीपक चिल्लाते हुए बोला। सुधाकर डर गया और उसने पेपर पर साइन कर दिए। तेरा बेटा भी करेगा साइन, दीपक फिर से बोला। लकी अचानक से खड़ा हो गया। नहीं, मैं कोई साइन वाइन नहीं करूंगा, चाहे तुम। इससे पहले लकी कुछ कहता उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ पड़ते ही लकी की दिमाग चकरा गया। करता है साइन या तेरे साथ भी वो करूं जो इस गंजे के साथ किया है, दीपक ने बुलेट भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। करता हूं, लकी ने डरते हुए कहा और उसने पेन उठाकर पेपर्स पर साइन कर दिया। दीपक ने वो पेपर्स अपनी जेब में रख लिए। अब ये पूरी जायदाद मेरी है, निकल जाओ यहां से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, दीपक ने सुधाकर और लकी की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम सब लोग निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से, निकल जाओ, दीपक एकदम दहाड़ते हुए कहा। ये सुनते ही सारे के सारे लोग भागने लगे। रुक जाओ, दीपक ने एक बात और कहा। सब लोग डर से मुड़कर देखने लगे। अपने साथ ये अपनी गंदगी को भी लेते जाओ, दीपक ने बुलेट भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब लोगों ने बुलेट भाई को उठाया और चारों बैंक्स बंद किए और साथ में ले गए। दीपक वहां पर अकेला रह गया था और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। उसे वो सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह से उसके पापा इस फैक्ट्री में काम करते थे। उसकी आंखों के सामने वो हर एक दृश्य चलने लगा, उसकी आंखें नम हो गई। दीपक फैक्ट्री के गेट पर आ गया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था जो पूरे समय ये पूरी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। उसने दीपक को देखते ही अपना हाथ अपने सर तक लाया और बोला, सलाम साहब। दीपक ने उस गार्ड के कंधे पर हाथ रखा। काका सारे वकस कहाँ है, दीपक ने उस गार्ड से सवाल किया। साहब, आज ये लोग फैक्ट्री को उस गंजे आदमी के हाथों बेचने वाले थे, इसलिए इन्होंने सबकी छुट्टी कर दी। हालांकि छुट्टी मेरी भी थी, लेकिन मैं देखने आ गया क्योंकि मैं यहीं पास में रहता हूं। इन्होंने फैक्ट्री के मजदूरों को पिछले 10 महीनों से पगार नहीं दी है। पहले वाले साहब किसी की तनख्वाह नहीं रोकते थे, सबको समय से पगार मिल जाता था, लेकिन जब से पुराने साहब का देहांत हुआ है इन दोनों बाप बेटों ने सब मजदूरों की जिंदगी नर्क बना दी है। पिछले महीने सब मजदूर हड़ताल पर भी बैठे थे, लेकिन उन सबको पुलिस से बहुत पिटवाया, कोई हम मजदूरों की मदद करने को तैयार नहीं। फिर हम सब ने इन दोनों बाप बेटों को मारने की योजना बनाई और न अनाने इन दोनों बाप बेटों को इसकी भनक लग गई और ये दोनों बाप बेटा लिए ये फैक्ट्री बेचकर भागने वाले थे। वो गंजा आदमी फैक्ट्री के मजदूरों यहाँ से भगा देता और वो यहाँ पर ड्रग्स का धंधा करने वाला था। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, वरना हम सबके बच्चे भूखे मर जाते, वो गार्ड बोला। चिंता मत करो बाबा, परसों मैं वापस यहाँ आऊंगा और सबकी सैलरी सेटल कर दूंगा, और ये बात आप सबको बता देना, दीपक ने विश्वास दिलाते हुए उस गार्ड से कहा। और वो गेट से बाहर आ गया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। दीपक रास्ते भर उदास रहा। वो वापस अपने होटल आ जाता है और अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। दीपक छत की तरफ देखते हुए अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। अब क्या होगा? दीपक उदास क्यों था और क्या था उसका अतीत? जानने के लिए पढ़ें इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27, स्पेशल गेस्ट। दीपक अपने कमरे में छत की तरफ देखते हुए अपने अतीत के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो एक मामूली सा लड़का था, किस तरह से उसे लोगों द्वारा जिल्लत का सामना करना पड़ता था, कैसे उसके कॉलेज के उसके साथ के स्टूडेंट्स उसे बुली किया करते थे, कुछ तो उसे पीट भी दिया करते थे,
और कैसे उसका सौतेला बाप और उसका सौतेला भाई उससे नफरत करते थे। सिर्फ एक थी उसकी जन्नत जो इस सारी दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और वो थी उसकी माँ। और उनके मरने के बाद तो उसकी जिंदगी पलीत कर दी गई, उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ, कुदरत ने मुझे एक हसीन तोहफा दिया, ये लॉकेट। दीपक ने लॉकेट पर हाथ रखते हुए कहा। इस लॉकेट ने ही मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे वो दिलाया जिसका मैं हकदार था, मेरी इज्जत और मेरा आत्मसम्मान। दीपक ने अपने पैदा करने वाले मालिक का शुक्र अदा किया और सो गया। अगली सुबह उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। मैं तृप्ति बोल रही हूँ। ये सुनकर दीपक फोन काटने ही वाला था। प्लीज फोन मत काटना, बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से तृप्ति की आवाज आई। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, आखिर किस हक से तुमने मुझे कॉल किया? दीपक थोड़ी कड़क आवाज में बोला। मैं अपनी हर गलती पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ से तृप्ति की रोने जैसी आवाज आई। मेरे जैसे बदसूरत की औकात ही क्या है जो मैं तुम्हें माफ कर सकूं? कहाँ तुम आसमान की खूबसूरत परी जिसके आसपास न जाने कितने ही है अपनी जान देते हैं, और कहाँ मैं जमीन में रेंगने वाला एक मामूली सा कीड़ा? दीपक ने ताना मारने वाले अंदाज में कहा। दीपक का एक एक शब्द तृप्ति को अंदर से रुला रहा था। ऐसा न कहो प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बस नादानी में किया। अब मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते हो, मुझे सबके सामने जलील कर सकते हो। दूसरी तरफ से तृप्ति ने कहा। मैं तुमसे बॉक्सिंग रिंग में पहले ही बदला ले चुका हूं, और मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने मुझे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर दीपक ने फोन काट दिया। दीप तृप्ति कुछ बोलती इससे पहले फोन कट चुका था। तृप्ति ने अपने आंसू पोंछे। तुम अपने आप को समझते क्या हो मिस्टर दीपक? मैंने भी तुम्हें अपना न बनाया तो मेरा नाम भी तृप्ति नहीं। दीपक अपने रूम से बाहर निकला, उसका मूड खराब हो चुका था। दीपक नहा धोकर तैयार हुआ और अपने होटल के रिसेप्शन पर आया। सर, आज रात हमारे होटल में पार्टी है और आपके नाम से भी इनविटेशन आया है, रिसेप्शन पर खड़े हुए अमन ने कहा। पार्टी कौन दे रहा है? दीपक ने सवाल किया। सर, इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर देवेंद्र सिंघानिया ने ही हमारे होटल में पार्टी रखी है, अमन ने कहा। ये नाम सुनकर दीपक अचानक से अमन की तरफ देखने लगा। क्या हुआ सर? अमन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। जब से दीपक ने ये होटल खरीदा था तब से उसने अपने होटल में प्रोफेशनल शेफ्स को रख रखा था, और साथ में उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपने होटल का प्रमोशन भी करवाया था। तब से उसका होटल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, और रोजाना ही उसमें बड़े बड़े लोग पार्टीज कर रहे थे, और आज देवेंद्र सिंघानिया की बारी थी। देवेंद्र सिंघानिया ने सुना था कि एक नौजवान लड़के ने जसपाल सिंह का होटल मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया है, और वो हमेशा ही इस होटल में रहता है, इसलिए ही उसने दीपक के होटल में पार्टी रखी और दीपक को इनविटेशन दिया ताकि उससे मुलाकात हो पाए। हालांकि दीपक ने देखा चारों तरफ लोग मौजूद थे, इसलिए वो अपने दोस्त से ज्यादा कुछ कह न सका। दीपक ने अमन को अपना कान आगे करने को कहा। अमन दीपक के सामने कान लाया। अबे ज्यादा सर सर न कर, तेरा दोस्त हूं मैं। अमन ने भी दीपक के कान में कहा। अबे यहाँ तो तू मेरा बॉस है और मैं तेरा एम्प्लॉय, ऐसे नहीं बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे? दीपक ने अमन को थम्सअप का इशारा किया और अपने काम में लग गया। शाम को देवेंद्र सिंघानिया की पार्टी में बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने लगे थे। दीपक किसी काम से बाहर गया हुआ था और पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन लोगों का आना तो पहले से ही शुरू हो चुका था। दीपक होटल की पार्किंग में अपनी कार पार्क करता है और पार्किंग में बने हुए एक शार्ट रास्ते से वो अपने रूम में जाने लगता है, ताकि वो किसी की नजरों में न आ सके, क्योंकि उसने सादा से कपड़े पहने हुए थे और वो जल्द से जल्द अपने रूम में जाना चाहता था। लेकिन तभी, दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक ने पलटकर देखा तो वहां पर उषा थी। उषा सिंघानिया, देवेंद्र सिंघानिया की बेटी। उसके साथ वही कॉलेज वाले उसके चमचे थे। वो भी कार पार्क करने ही आई थी। लगता है ये यहाँ चोरी करने आया है, इसलिए ही पीछे वाले गेट से अंदर आ रहा है, उषा के साथ आए हुए एक लड़के ने कहा। अब मुझे पता चला इसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई, जरूर ये होटल्स में चोरी करता है, उषा ने तिरस्कार भरी नजरों से दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक के पास उन सब की बकवास सुनने का टाइम नहीं था। दीपक अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा तो उन सब ने दीपक का रास्ता रोक लिया। आज हम तुम्हें यहाँ चोरी नहीं करने देंगे, सब लोग एक साथ बोले। यहाँ मेरे पापा की पार्टी चल रही है, तुम्हें पता आज के स्पेशल गेस्ट कौन है? इस होटल के नए मालिक, उषा ने कहा। ये बात तो अमन ने दीपक को नहीं बताई थी, यानी ये पार्टी मेरे लिए ही रखी गई है, दीपक ने सोचा। तुम्हें पता है, वो दिल्ली के सबसे यंग बिजनेसमैन है, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक तरफ वो है इतने बड़े आदमी और एक तरफ तुम हो जो होटल्स में चोरियां करता है, उषा ने ताना मरते हुए कहा। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, एक लकड़ी बोली।
नहीं पुलिस आई तो मेरे पापा की पार्टी खराब हो जाएगी, हमें ही इसे हैंडल करना होगा, उषा बोली। दीपक का सब्र अब जवाब देने लगा था। तुम एक काम करो, इसे पकड़ के रखो, मैं अपने पापा को बुला के लाती हूँ, उषा ने कहा। उषा वहां से चली गई। दीपक ने वहां से जाने की कोशिश की लेकिन कोई उसके रास्ते से हटने को तैयार नहीं था और दरवाजा उनके पीछे था। दीपक ने कुछ सोचा और एक लंबी सी छलांग लगाई और उन सब के ऊपर से होते हुए वो दरवाजे की तरफ पहुंच गया। उषा के साथी उसे रोकते इससे पहले वो दरवाजे से अंदर जा चुका था और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दीपक अपने रूम में आ गया। दूसरी तरफ देवेंद्र सिंघानिया की बेटी ने अपने बाप को सारी बात बता दी। देवेंद्र ने अपने कुछ गार्ड्स को उषा के साथ भेज दिया। दीपक तैयार होकर पार्टी में आ गया। पार्टी में जसपाल सिंह भी मौजूद थे। दीपक को देखते ही उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उन्होंने दीपक को कई लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। सब लोग ये सुनकर हैरान थे कि आज की इस पार्टी की शान ये नौजवान है और इसी ने ही इस होटल को खरीदा है। देवेंद्र सिंघानिया भी दीपक से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ उषा और उसके दोस्त, हम सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बहुत तेज था, हमारे ऊपर से कूदकर वो अंदर भाग गया। अब क्या होगा? क्या उषा को पता चलेगा दीपक की असलियत के बारे में? और क्या देवेंद्र सिंघानिया किसी मकसद के चलते दीपक से मिलना चाहता था? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 28, गलती की माफी। उषा के फ्रेंड्स उसे बताने लगे कि किस तरह से दीपक उनके हाथ से निकल गया। होटल के अंदर पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन दीपक से मिल रहे थे ताकि भविष्य में वो सब दीपक को अपने साथ शामिल कर सके। कुछ तो बात है इस लड़के में, वरना जसपाल सिंह जी अपना होटल ऐसे ही किसी अरे गहरे को नहीं बेचते। कुछ लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू हैविंग फन एट द पार्टी। आज की पार्टी करने की मेरी वजह है कि मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊं जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अभी कदम ही रखा है और अपनी काबिलियत से चारों तरफ तहलका मचा दिया। मैं बात कर रहा हूं द यंग बिजनेसमैन मिस्टर दीपक की। ये आवाज थी देवेंद्र सिंघानिया की। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। देवेंद्र सिंघानिया ने दीपक की तरफ इशारा किया। दीपक ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास ऊपर उठाकर इशारे का जवाब दिया। अनाउंसमेंट करने के बाद देवेंद्र सिंघानिया स्टेज से नीचे उतार आए और दीपक के पास आकर खड़े हो गए। दोनों ही बातें करने लगे। तभी किसी ने दीपक को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैल गया। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र सिंघानिया की बेटी उषा ने दीपक के चेहरे पर मारा था। ये सब देखते ही देवेंद्र सिंघानिया अपनी बेटी पर चिल्लाया, उषा ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर दीपक के चेहरे पर चांटा मारने की? अभी इसी वक्त उनसे माफी मांगो, मांगो माफी, देवेंद्र सिंघानिया चिल्लाते हुए बोला। माफी किस बात की माफी पाप, इस चोर से माफी मांगू? ये नए कपड़े पहनकर इस पार्टी में घुस आया और अब आपके सामने खड़ा होकर आपसे हंस हंस कर बातें कर रहा है ताकि इस पार्टी में चोरी कर सके, उषा ने दांत पीसते हुए कहा। सब लोग इस बात से बहुत हैरान थे। बाप जिसे बिजनेस टाइकून बोल रहा है, बेटी उसकी को चोर साबित करने में लगी है, क्या मजाक है? भीड़ में ऐसी बातें होने लगी और ये बातें सुनकर देवेंद्र सिंघानिया खुद को असहज महसूस करने लगे। आज उनकी बेटी ने बहुत ही घिनौनी हरकत की थी। तुम्हें पता नहीं कि कौन है ये? देवेंद्र सिंघानिया आगे कुछ कहते इससे पहले ही उषा उनकी बात काटते हुए बोली, जानती हूँ कौन है ये फटीचर मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और पूरे कॉलेज में है बदसूरत के नाम से मशहूर है। इतना बड़ा पनौती है कि इसकी मां मर गई और इसके सौतेले बाप ने इसे घर से निकाल दिया। ये सुनते ही दीपक जोर से चिल्लाया और अपना हाथ उषा को मारने के लिए उठा लिया। उषा एकदम डर गई। ये देखकर देवेंद्र सिंघानिया भी सकपका गए। दीपक की आवाज बहुत बुलंद थी। दीपक ने हाथ उठाए हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर देवेंद्र सिंघानिया, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, चले जाइए यहां से, दीपक ने दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर देवेंद्र सिंघानिया को बुरा तो लगा लेकिन इस बात पर वो दीपक को जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि पार्टी का मजा उसकी बेटी ने ही खराब किया था। तू होता कौन है हमें इस होटल से निकालने वाला? ये होटल तेरे बाप का है क्या? ये सुनते ही दीपक ने उषा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही उषा जमीन पर गिर गई और उसका मुंह सूज गया। अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ पड़ते देखकर देवेंद्र सिंघानिया ने दीपक का गिरबान पकड़ लिया। आखिर कोई भी बाप अपनी बेटी की इस तरह से बेइज्जती किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है? दीपक ने अपने गिरबान की तरफ देखा। तभी देवेंद्र को होश आया कि ये वो क्या कर रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर दीपक, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दीपक का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। निकल जाओ मेरे होटल से, कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर। ये सुनकर उषा एकदम से शॉक्ड हो गई। मेरा होटल, ये क्या बकवास कर रहा है? कैसे है ये दोनों बाप बेटी मिस्टर दीपक के होटल में ही आकर उन्हीं से बदतमीजी कर रहे हैं? एक आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर उषा एकदम से सदमे में आ गई।
यानी यही वो आदमी है जिसके बारे में पापा बोल रहे थे कि ये इसी होटल का मालिक है और पूरे दिल्ली में सबसे कम उम्र का अमीरजादा है। अगर वो हमारे साथ मिल गया तो हमारा बिजनेस आसमान छू जाएगा। ओ माई गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? उषा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने पापा के साथ जाते हुए सोच रही थी। पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, यहां तक कि देवेंद्र सिंघानिया की इज्जत भी पार्टी में खराब हो गई। पार्टी में आए हुए उसके मेहमान भी उसे गलत नजर से देखने लगे। दीपक अपने कमरे में जा चुका था और बस उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में, पापा मुझे नहीं पता था कि वो होटल उसका है। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और वो एकदम मोटा सा, भद्दा सा और बदसूरत सा था। और कुछ दिन पहले वो हमारे कॉलेज में एक महंगी कार से आया था। पहले तो मैं उसको पहचान नहीं पाई, बाद में मुझे पता चला कि ये वही है दीपक, उषा ने कहा। तुमसे मैंने सफाई नहीं मांगी, तुम कल जाके उससे माफी मांगना, नहीं तो 1 साल के लिए तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा, देवेंद्र ने चेतावनी देते हुए उषा से कहा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं उससे माफी मांगूं? उसने एक होटल क्या खरीद लिया, अपने आप को क्या समझता है? उषा ने इतराते हुए कहा। तुम्हें पता है उसने होटल कितने में खरीदा है? देवेंद्र ने उषा से सवाल किया। शायद 10 करोड़ या 15 करोड़, उषा ने अनुमान लगाते हुए कहा। उषा को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि प्रॉपर्टी कितने में बिकती है और खरीदी जाती है। वो बस अपने बाप के पैसों को खर्च करने से मतलब था। नहीं, 10 to 15 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ में ये होटल खरीदा है उसने, देवेंद्र चीखते हुए बोला। ये सुनकर तो उषा के मानो तोते उड़ गए। 400 करोड़, इतना पैसा उसके पास कहां से आया? उषा ने हैरान होते हुए कहा। कहीं से आया हो इस बात से मतलब मत रखो, बस इतना याद रखना वो लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है और वो हम सबको पीछे छोड़ देगा, देवेंद्र सिंघानिया बोला। ठीक है पापा, कल जाकर मैं उससे माफी मांग लूंगी, उषा ने अपने पिता को यकीन दिलाया। दूसरी तरफ दीपक अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े रहकर कुछ सोच रहा था। हालांकि दीपक ने ये लड़ाई बहुत ही आसानी से निपटा दी थी, लेकिन दीपक इतनी आसानी से इस मामले को जाने नहीं देगा। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों बाप बेटी अपने घुटनों पर आकर माफी मांगे। दीपक ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। तुम्हें एक आदमी की पूरी कुंडली निकालनी है, दीपक ने फोन की इस तरफ से कहा। आप उसकी डिटेल भेज दीजिए, 1 घंटे में मैं आपको उसके पूरे खानदान की कुंडली दे दूंगा, फोन की दूसरी तरफ से वो आदमी बोला। जब जरूरत होगी तो पूरे खानदान की भी निकलवा लूंगा, अभी तो फिलहाल उस एक आदमी की कुंडली दो मुझे, दीपक ने कहा। ठीक है बॉस, आप डिटेल भेजिए। दीपक ने फोन काट दिया और अपने फोन से एक आदमी की डिटेल भेज दी। आखिर फोन पर वो आदमी कौन था और दीपक किसकी जन्म कुंडली निकलवाना चाहता है? कहीं वो देवेंद्र सिंघानिया तो नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 29। दीपक का खेल शुरू। दीपक ने जतिन नाम के एक लड़के को फोन किया था, जो असल में एक हैकर है और वो दीपक के लिए ही काम करता है। और जिस इंसान की उसने कुंडली मांगी थी वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र सिंघानिया ही है। दीपक ने अमन को तब अपने पास काम पर रखा था जब वो इस दुनिया में वापस आया था। उसे मालूम था कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत जरूर पड़ने वाली है, क्योंकि जब उसे जुंगा कबीले का सरदार बनाया गया था तब उसकी 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान उसे व्यापार से संबंधित सभी विषयों के बारे में गंभीरता से सिखाया गया था। और ऐसा बहुत कुछ था जो उसे सिखाया गया था जो आगे चलकर उसके काम आने वाला है। और दीपक सीखा भी बहुत जल्दी था, इसलिए ही तो उसने अपने होटल को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया था और अब वो देवेंद्र सिंघानिया जैसे लोगों को असल में बिजनेस सिखाएगा। दीपक अपने फोन में देख रहा था कि देवेंद्र सिंघानिया ने बेनामी नामों से बहुत सी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। साथ किसी अनजान आदमी के पास उसने 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर छुपाकर रखे हैं, जो भारतीय रुपयों में लगभग 800 करोड़ रुपए होते हैं। और ये पैसा नंबर 2 का है। देवेंद्र सिंघानिया की ऐसी बहुत सी जानकारी दीपक को हासिल हुई थी जो दीपक के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। दीपक अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गया। कैनॉट प्लेस। दीपक ने अपनी कार रोकी और कार से बाहर निकल गया और वो अपने फोन पर किसी से बात करने लगा। अचानक किसी ने उसे पुकारा। दीपक। दीपक ने पलटकर देखा, ये उषा थी। उषा को देखते ही दीपक गुस्से में तमतमा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा नाम पुकारने की? कल मेरे होटल में आकर जो तुमने मुझसे बदतमीजी की है वो क्या कम है? सबके सामने मेरे मुंह पर चांटा मार दिया, दीपक गुस्से में आग बबूला होकर बोला। उसी के लिए तो माफी मांगने आई हूं तुमसे, उषा ने कहा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफी, कल जो तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत चली गई वो क्या वापस आएगी? दीपक गुस्से में आकर बोला। प्लीज दीपक, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो, मुझे लगा तुम आज भी वही फटीचर हो जो कॉलेज के समय था, उषा ने अपनी बात साफ करते हुए कहा। ये बात सुनकर तो दीपक और ज्यादा आग बबूला हो गया।
इसका मतलब अगर मैं आज भी पहले जैसा होता तो तुम हमेशा मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाती, दीपक ने आंखें तरेरते हुए कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, उषा बोली। बस यही मतलब है तुम्हारी बात का, दीपक ने कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने सबके सामने घुटनों पर बैठालकर माफी न मंगवाई तो मेरा नाम भी दीपक नहीं, दीपक ने कहा। क्या कहा तुमने? अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो तुम शायद जानते नहीं हो मेरे पापा को, उनकी पहुंच कहां तक है, और वो क्या कर सकते हैं, उषा एकदम गुस्सा होकर बोली। जानता हूं तुम्हारे बाप को, कि उसकी पहुंच कहां तक है, लेकिन तुम और तुम्हारा बाप ये नहीं जानता कि मेरी पहुंच कहां तक है, और कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दोनों के साथ क्या कर सकता हूं। ये कहकर दीपक अपनी कार में बैठ गया, और अपनी कार लेकर चला गया, और उषा उसे बस जाते हुए देखती रह गई। दीपक अपने होटल में आ चुका था, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, और किसी को कॉल किया। काम शुरू कर दो, और ये कहकर उसने फोन काट दिया। 2 घंटे बाद दीपक के फोन पर उसी नंबर से कॉल आया जिस उसने 2 घंटे पहले कॉल किया था। काम हो गया है बॉस, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। और फिर दीपक ने फोन काट दिया। फिर दीपक ने अपने मोबाइल से किसी को एक मैसेज टाइप किया। 2 मिनट के बाद उसी नंबर से दीपक के मोबाइल कॉल आई। तुम अपनी हद पार कर रहे हो दीपक, आग से खेलने की कोशिश मार करोगे तो जल जाओगे। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, और फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र सिंघानिया था। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आया था, जब तेरी बेटी ने सबके सामने मेरे मुंह पर चांटा मारा था, और तूने मेरा गिरेबान पकड़ा था, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, दीपक ने कहा। तुम चाहते क्या हो? देवेंद्र सिंघानिया ने कहा। मैं चाहता हूं तुम और तुम्हारी बेटी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे, और वो भी उन सभी लोगों के सामने जो कल पार्टी में मौजूद थे, और पार्टी तुम्हारे होटल में होनी चाहिए, दीपक ने शर्त रखते हुए कहा। क्या बकवास कर रहा है तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं और मेरी बेटी तुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान से माफी मांगेंगे? आखिर तेरी औकात ही क्या है? सिर्फ एक होटल का मालिक है तू, और मेरे पास ऐसे 10 होटल हैं, और तू मेरे सामने बस एक कीड़े के समान है, और मैं तुझे मसल कर रख दूंगा, देवेंद्र ने दीपक को धमकाते हुए कहा। तुझे पता है, मुझे तू और तेरी बेटी की बस यही आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम दोनों ही मुझे हल्के में लेते हो। बहुत ताकतवर समझता है न तू खुद को? चल मैं तेरे साथ एक गेम खेलता हूँ। मैं तुझे अगले 24 घंटों की छूट दे रहा हूँ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इन 24 घंटों के अंदर मेरा बाल भी बांका करके दिखा दे, और अगर इन 24 घंटों में तू मेरा कुछ न बिगाड़ पाया तो तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा, और अगर इन 24 घंटों में तूने मुझे हरा दिया तो अपनी सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा, और अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। बोल क्या बोलता है, करेगा मुझसे मुकाबला? दीपक ने चैलेंज देते हुए कहा। मुझे मंजूर है, अब तैयार रहना दीपक, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि मेरे वार से तुम अब बच नहीं पाओगे, दूसरी तरफ से देवेंद्र सिंघानिया ने कहा, और अपना फोन काट दिया। दीपक ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख दिया था, और बिजनेस वर्ल्ड का एक नियम है, जैसे जैसे तुम्हारे दोस्त बनते हैं, दुश्मन भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं, और दीपक ने शुरुआत कर दी थी, और एक ताकतवर दुश्मन भी बना लिया था। अब देखते हैं कि इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। अगले 24 घंटों की दीपक ने पहले ही तैयारी करके रखी थी, और वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले वो अपनी कार लेकर अपने होटल से निकल गया, और दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगा, और वो सबसे पहले देवेंद्र सिंघानिया के मेंशन में जा पहुंचा। उसने मेंशन के बाहर अपनी कार लगा दी। मेंशन का गेट बाहर से बंद था, और 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। दीपक उन दोनों गार्ड्स के पास गया और दोनों को पकड़कर उनका सर आपस में भिड़ा दिया। वो दोनों गार्ड्स बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। दीपक ने मेंशन के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। लात पड़ते ही गेट टूटकर 20 मीटर दूर जाकर गिरा। अंदर खड़े हुए सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए, और उन गार्ड्स के साथ लगभग 100 से ज्यादा गुंडे और मवाली मौजूद थे। सबके सब एक से बढ़कर एक दरिंदा लग रहे थे, और उनके बीच देवेंद्र सिंघानिया खड़ा था। माना कि इतनी कम उम्र में तुम बिजनेसमैन बन गए, लेकिन जानबूझकर अपनी मौत के मुंह खुद चलकर आना एक बेवकूफ इंसान की पहचान है, देवेंद्र सिंघानिया ने दीपक का मजाक बनाते हुए कहा। दीपक ने उन सारे गुंडों की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। ये गुंडे तूने मेरे लिए बुलवाए हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? दीपक ने उन गुंडों का मजाक उड़ाते हुए कहा। इतने में उन गुंडों का लीडर सामने आया। अभी तक एक कुर्सी पर बैठा था, उसकी हाइट 6.5 फीट थी, और दीपक उसके सामने बिल्कुल एक छोटा बच्चा लग रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारा मजाक उड़ाएगा? आज तेरे शरीर के टुकड़े। कहते कहते अचानक वो गुंडों का लीडर जमीन पर गिर गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सबने देखा उसकी छाती में एक बड़ा सा गहरा निशाना बना गया था। दीपक ने तो अपना हाथ भी नहीं हिलाया था, लेकिन उसने उस गुंडों के लीडर को कैसे मारा, सब ये देखकर हैरान थे। ये कारनामा दीपक ने ही किया था।
अपने बॉस को इस हालत में पड़ा हुआ देखकर सारे गुंडे बुरी तरह से शॉक्ड हो गए। उनका लीडर एक बहुत बड़ा पहलवान था। जब वो अखाड़े में उतरता था तो बड़े बड़े पहलवान उसे देखकर अखाड़ा छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन आज इस बच्चे ने इस पहाड़ को चुटकियों में धूल चटा दी थी। तुम सब क्या देख रहे हो, मारो इसे, देवेंद्र सिंघानिया चिल्लाया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर तुमने इस इंसान को मार दिया तो मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपये दूंगा, देवेंद्र सिंघानिया ने उन गुंडों की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर तो वो सब भूल गए कि अभी चंद मिनट पहले ही तो इस लड़के ने उनके बॉस को अधमरा कर दिया। सबके सब चाकू छुरी लेकर दीपक पर टूट पड़े, ताकि वो दीपक को संभलने का मौका भी न दे और एक ही झटके में वो उसे मौत के घाट उतार दे। लेकिन अब दीपक कोई मामूली इंसान थोड़े ही था, जो इन जैसे मामूली से गुंडों से पिट जाता। दीपक भी लड़ने के लिए तैयार हो गया और टूट पड़ा वो उन गुंडों पर। दीपक एक एक करके सबको तोड़ रहा था। किसी का हाथ टूट रहा था तो किसी का पैर, लेकिन दीपक बस उन सबको धोए जा रहा था। दीपक ने सब गुंडों को ठिकाने लगा दिया था। उसकी मार्शल आर्ट स्किल कमाल की थी। चारों तरफ लोग टूटे फूटे पड़े थे और ये देखकर देवेंद्र सिंघानिया का तो गला ही सूख गया। आखिर एक इंसान 100 से ज्यादा लोगों को अकेले कैसे मार सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। कहीं मैंने किसी गलत इंसान से तो पंगा नहीं ले लिया? देवेंद्र सिंघानिया सोच में पड़ गया। ऊपर टेरेस पर खड़ी उषा ये सब पहले से ही देख रही थी। उसने आज तक ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होते देखा था, लेकिन आज उसने असल में ऐसा कुछ देखा। उषा के दिल में अचानक ही कुछ होने लगा। उसने बहुत सारे लड़के देखे थे, लड़की उसने पहली बार एक ऐसा मर्द देखा था जो उसी के घर में आकर उसके बाप के सामने उसके बाप के खरीदे हुए गुंडों को धूल चटा दे। तभी तो इतनी कम उम्र में वो बिजनेस की दुनिया में चमक रहा था। उषा दीपक पर अपना दिल हार चुकी थी। अब चाहे घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगनी पड़े या उसके पैरों में गिरना पड़े, उषा कुछ भी करने को तैयार थी। सबको पीटकर दीपक देवेंद्र सिंघानिया के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने तेरा काम आसान कर दिया, तुझे अपने घर से जाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगले 24 घंटों तक मैं यही हूँ, तेरे घर पे, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। दीपक ने देवेंद्र सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं हार मानता हूँ, इस खेल में तुम जीत गए, देवेंद्र ने आंखें झुकाते हुए कहा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्या कहा तुम हार गए? ये कहकर दीपक जोर से हंसा। ये मैं कैसे मान लूं कि तुम हार गए हो और पलटकर मुझ पर वार नहीं करोगे? दीपक ने सवाल किया। मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, देवेंद्र ने कहा। दीपक ने एक टेढ़ी मुस्कान पेश की और मुड़कर वहां से चला गया और अपनी कार में बैठकर वो वहां से निकल गया। पापा क्या हुआ? उषा ने सवाल किया। वो हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर और चालाक है। उसने बहुत ही चालाकी से पूरा खेल रचा और मुझे मात देती। मुझ जैसे पुराने बिजनेसमैन को उस नए बिजनेसमैन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अचानक देवेंद्र को गुस्सा आया और उसने उषा के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कल अगर तू मेरे कहने पर उससे माफी मांग लेती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। अब अपनी सारी जिंदगी उसके सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। अगले दिन देवेंद्र के होटल में चारों तरफ चहल पहल थी और सारे के सारे लोग वही थे जो दीपक के होटल में मौजूद थे। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। देवेंद्र सिंघानिया भी वहीं मौजूद था और उषा सिंघानिया भी। सब लोग खुश थे, लेकिन देवेंद्र और उषा दोनों के चेहरों पर से मुस्कान गायब थी। आखिर आगे जो होने वाला था वो ये दोनों ही जानते थे। इतने में होटल के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला और वो होटल के अंदर एंटर हो गया। उस लड़के को देखकर सब लोग हैरान हो गए। देवेंद्र सिंघानिया और उषा के तो चेहरों का रंग ही उतर गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था। दीपक पार्टी में शामिल हो गया और आपने जानने वालों से बातें करने लगा। इतने में एक अनाउंसमेंट हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी एक गलतफहमी दूर करने के लिए दी गई है। कुछ दिन पहले मिस्टर दीपक के होटल में मेरी बेटी को कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिस वजह से बदतमीजी कर दी थी। आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही मिस्टर दीपक से अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेंगे। ये कहकर देवेंद्र सिंघानिया स्टेज से नीचे उतर आया और अपनी बेटी के साथ वो दीपक के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों की नजरें झुकी हुई थी और जैसे ही वो दोनों दीपक के सामने अपने घुटनों पर बैठने ही वाले थे, दीपक ने देवेंद्र को कंधों से पकड़ लिया। अब आपको घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है, दीपक ने कहा। ये सुनकर देवेंद्र और उषा को ऐसा लगा जैसे उनकी खोई हुई आत्मा उन्हें वापस मिल गई हो और पार्टी में जोरदार तालियां बजने लगी। कितना महान है ये लड़का, इसने ऐसे ही अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। कल तक तो ये दोनों बाप बेटी कितने घमंड में थे, लेकिन आज किसी भीगी बिल्ली की तरह दिख रहे हैं। चारों तरफ इसी तरह की बातें होने लगी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। दीपक अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, इतने में उसे एक आवाज आई। दीपक। दीपक ने मुड़कर देखा, ये उषा थी।
आई एम सॉरी दीपक, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा, उषा ने माफी मांगते हुए कहा। आज दीपक को उसकी आंखों में गिल्ट नजर आ रही थी, इसलिए उसने कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना, भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव न करना, वरना सब लोग दीपक नहीं होते। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अब आगे क्या होगा? क्या देवेंद्र वाकई में सुधर गया है, या फिर दोबारा वो दीपक पर हमला करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो दीपक देवेंद्र के साथ क्या करेगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 30। लूजर। दीपक ने देवेंद्र सिंघानिया और उषा को एहसास दिला दिया था कि किसी को बेइज्जत करना कितना आसान है, और जब खुद की बेइज्जती होती है और खुद का दिल दुखता है तो कैसा लगता है। हालांकि देवेंद्र का तो पता नहीं, लेकिन उषा पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। इस घटना को गुजरे हुए लगभग एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन उषा की हर रात की नींद उड़ चुकी थी। वो सारी रात बस दीपक के बारे में हो सोचते रहती। उसे दीपक से प्यार हो गया था, और वो रोजाना दीपक के होटल में अपनी सहेलियों के साथ आकर खाना खाती ताकि वो दीपक से मिल सके और उसे देख सके। लेकिन ऐसा मौका बहुत कम मिलता, क्योंकि दीपक अक्सर बाहर ही रहता था। दीपक अपनी कार से अपने होटल वापस जा रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से था। दीपक ने कार साइड में लगाई और मैसेज पढ़ने लगा। आज रात कॉलेज में एक फंक्शन है और सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है। ये मैसेज देखकर दीपक ने अपना फोन साइड में रख दिया और कार ड्राइव करने लगा। दीपक हाईवे पर कार चला रहा था, और कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी। कभी उसके बराबर से एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट कार निकली। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक वो कार आगे चलकर गायब हो गई, मानो जैसे वो भूत हो। दीपक ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो कार कहाँ गई। अचानक से फिर से वो कार दीपक की कार के बिल्कुल बगल से निकली, और इस बार बिल्कुल चिपक कर निकली। दीपक की कार जरा सी इधर उधर होती तो दोनों कार्स का एक्सीडेंट हो जाता। हालांकि ये बात सिर्फ दीपक के मन में आई, लेकिन शायद वो कार वाला ये नहीं सोच रहा था, इसलिए ही वो दीपक से पंगे ले रहा था। दीपक का पारा हाई हो गया, और उसने अपनी कार की भी स्पीड बढ़ा दी, और उसकी कार भी हवा से बातें करने लगी। हालांकि उसकी कार स्पोर्ट्स कार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कार बहुत तेज थी। दीपक भी उसकी कार के लेवल पर पहुंच गया, और दोनों कार्स बराबर बराबर चल रही थी। उस ब्लैक कार में कौन बैठा था ठीक से पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कौन था दीपक बस ये जानना चाहता था। आखिर किसकी हिम्मत हो गई कि वो सीधे आकर दीपक से टकराने लगा। कहीं वो देवेंद्र सिंघानिया का आदमी तो नहीं, कहीं उसे अनंत अग्रवाल के बेटों ने तो नहीं भेजा है। यही सब दीपक सोच रहा था। अचानक उस कार का विंडो नीचे हुआ और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। ये लड़की का हाथ था, और उसने दीपक की तरफ मिडल फिंगर का इशारा कर दिया और कार की स्पीड तेज करते हुए वहां से आगे निकल गई। दीपक ये देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर उस कार में थी कौन। ये तो तय था कि उस कार में एक लड़की थी, लेकिन कौन थी ये बात दीपक को नहीं मालूम थी। कुछ देर कर ड्राइव करने के बाद दीपक अपने होटल पहुंच गया। वो रिसेप्शन पर आकर सबसे पहले अपने दोस्त अमन से मिला। गुड आफ्टरनून बॉस, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, अमन ने दीपक से मजाकिया लहजे में कहा। दीपक अमन के करीब आया। एक बात बता बे, तेरे फोन पर यूनिवर्सिटी से कोई मैसेज आया? दीपक ने सवाल किया। हाँ यार, मैसेज तो आया है। आज रात कॉलेज में फंक्शन है और मुझे इनवाइट किया है, अमन ने कहा। क्या हुआ, तेरे पास भी मैसेज आया है क्या? अमन ने सवाल किया। हाँ, मेरे फोन पर भी मैसेज आया है, दीपक ने कहा। लेकिन अब कॉलेज का स्टूडेंट नहीं रहा तो तुझे क्यों इनवाइट किया गया है? अमन ने फिर से सवाल किया। ये सब पैसे का करिश्मा है दोस्त, 5 करोड़ रुपए दिए हैं मैंने डोनेशन के तौर पे। अब तो वो मुझे कॉलेज का स्टूडेंट तो क्या कॉलेज का मालिक भी बना सकते हैं, दीपक सोचने लगा। क्या हुआ भाई, किस सोच में डूब गया? अमन बोला। कुछ नहीं, आज शाम को तैयार रहना, साथ में कॉलेज चलेंगे, दीपक ने कहा। ये सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम हो चुकी थी, दीपक और अमन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुके थे। दोनों ही दीपक की कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचकर दीपक ने अपनी कार कॉलेज के बाहर पार्क कर दी। जब वो अपनी कार से बाहर निकला तो उसे कॉलेज के बाहर वही कार दिखी जो आज दोपहर में दीपक से बिला वजह भिड़ रही थी, और यहाँ तक कि उस कार में बैठी हुई लड़की ने तो उसे मिडल फिंगर भी दिखा दी थी। दीपक सोचने लगा कि हो न हो वो लड़की अंदर कॉलेज में मौजूद जरूर होगी। दीपक और अमन कॉलेज के अंदर एंटर हो गए। अंदर कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, चारों तरफ चहल पहल थी। तुझे पता है ये पार्टी किसने दी है? अमन ने सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं पता, दीपक ने कहा। भाई, ये पार्टी 2 भाई बहनों ने दी है, अमन बोला। 2 भाई बहन? मैं कुछ समझा नहीं, दीपक ने सवालिया अंदाज में कहा। भाई, इस हफ्ते हमारे कॉलेज में 2 नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है,
इसलिए ही इन दोनों ने कॉलेज में पार्टी दी है। दोनों भाई बहन है, अमन बोला। हाँ, मगर वो दोनों है कौन? दीपक ने सवाल किया। दीपक की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। आखिर ऐसा कौन करता है? कॉलेज में एडमिशन होने पर पार्टी कौन देता है? दीपक सोचने लगा। अमन कुछ कहता उससे पहले ही एक अनाउंसमेंट हुआ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इसी हफ्ते हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, और मैं आपको उन दोनों से रूबरू कराना चाहता हूं। प्लीज मीट मिस्टर राघव एंड मिस सुमन। दोनों लोग एक साइड में खड़े थे, और फिर दोनों पर एक फोकस लाइट आकर रुकी। सबकी नजर उन दोनों पर थी, और सारे के सारे लोग तालियां बजा रहे थे। दोनों के दोनों भाई बहन लुक्स के मामले में हीरो हीरोइंस को पीछे छोड़ रहे थे। राघव का फेस कट ऋतिक रोशन जैसा था, और साथ में 6 फीट हाइट। उसके सख्त गजब की पर्सनैलिटी थी उसकी। कॉलेज की लड़कियां तो पहली नजर में ही उसकी दीवानी बन गई थी। दूसरी तरफ थी सुमन। सुमन की नीली आंखें, गोरा रंग, लाइट ब्राउन कलर के बाल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, कर्वी फिगर, और साथ में उसने एक ब्लैक कलर की सिंगल पीस ड्रेस पहन रखी थी, पाँव में ऊंची हील, और इस लुक में तो वो सारी हीरोइंस को पीछे छोड़ रही थी। बहरहाल पार्टी खत्म हो चुकी थी। दीपक और अमन अपनी कार की तरफ आए। अचानक अमन की नजर कार के सामने वाले शीशे पर पड़ी। वो देखकर चौंक गया। दीपक, देख गाड़ी पर क्या लिखा है, अमन चीख कर बोला। दीपक ने देखा, गाड़ी पर लिपस्टिक लिखा था लूजर। दीपक चारों तरफ देखने लगा, तभी वहां पर कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई। दीपक ने आवाज की दिशा में देखा, वहां पर वही ब्लैक कार थी और उससे सटकर कुछ लोग खड़े थे। ये लोग वही थे जिनका इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल सर ने करवाया था, मिस्टर राघव और मिस सुमन। वो लड़की दीपक को मजाक उड़ाने की नजर से देख रही थी। अचानक दीपक और सुमन की नजर मिली तो उसने दीपक को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी। ऐसे करने से उसके आसपास के जोर जोर हंसने लगे और दीपक को थम्स डाउन का इशारा करने लगे। वो सारे लोग दीपक को हल्के में ले रहे थे, और वो लोग अक्सर ऐसा ही किया करते हैं, क्योंकि दूसरों को परेशान करने में उन सबको बहुत मजा आता है। लेकिन आज उन सबने गलत आदमी से पंगा ले लिया, और आज के बाद शायद दोबारा किसी के साथ ऐसा न करे। दीपक उन सबके सामने गया। मेरी गाड़ी पर लूजर किसने लिखा? दीपक ने सवाल पूछते हुए कहा। उन सबके ग्रुप में से एक लड़का बाहर आया, मैंने लिखा है। तभी दूसरा बाहर आया, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये मैंने लिखा है। ऐसा करते हुए 2 लड़कियां बाहर आईं, उन दोनों ने भी ऐसा ही कहा। दीपक ने सोचा अब इन्हें सबक सिखाने का टाइम है। दीपक उस कार की तरफ तेजी से बढ़ा। इतने में 2 पहलवान दीपक के सामने आकर खड़े हो गए ताकि दीपक मिस सुमन और राघव को चोट न पहुंचा पाए। लेकिन दीपक ने उन दोनों पहलवानों को चुटकियों में हरा दिया, और दीपक ने अपना मुक्का बनाया और एक जोरदार पंच उस ब्लैक कलर की स्पोर्ट कार पे मुक्का मारा। मुक्का पड़ते ही कार कुछ दूर खिसक गई, और उस कार का गेट चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर सुमन के साथ के लोग डर के मारे एक तरफ हो गए। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्या होगा? किसने लिखा दीपक की गाड़ी में लूजर? क्या दीपक ले पाएगा सुमन से बदला? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।